चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तौसीफ अहमद, ABCH अहमद ब्रदर्स कॉमर्स हब के वन ऑफ द फाउंडर, आप लोगों के लिए यूट्यूब पे फ्री लेक्चर्स लेके आ रहा हूँ ऑडिट के। सिर्फ लेक्चर से फ्री नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके टेस्ट, आपके रिविजन्स और आपके डाउट भी ले पाऊँ। देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट की एक चीज़ तो मुझे समझ में आ चुकी है एज ए टीचर। मैं लॉ भी पढ़ाता हूँ और ऑडिट भी। ऑडिट को आप सिर्फ ऑडिट के पास नहीं हो सकते, आपको ऑडिट को लिखना भी पड़ेगा, आपको ऑडिट को समझना भी पड़ेगा और आपको ये समझना होगा कि 2 तरीके से ऑडिट बुझाया जाता है। एक कि प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव में आपको कोई पढ़ा रहा है, बट वो एग्ज़ामिनेशन में काम नहीं आ रहा है। एक एग्ज़ामिनेशन के पर्सपेक्टिव में कमा रहा है, बट शायद वो प्रैक्टिकली आप उसको है ना इन्हेल नहीं कर पा रहे। और एक होता है कि आप लिटिल बिट प्रैक्टिकल नॉलेज भी दें, नॉलेज मतलब मैंने केस स्टडीज़ डेवलप करें और उससे फिर एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाएँ। तो व्हाट आई फील राइट नाउ, ये बहुत ज्ञान देने से बेटर है कि ज्ञान मिलना चाहिए बच्चों को, क्यों नहीं मिलना चाहिए? टीचर होता है इसलिए। बट बहुत ज्ञान देने से बेटर है कि मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को समझाऊँ, जो आपको याद भी रहे, काम भी आ जाए और आपकी एग्ज़ाम भी निकलवा दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है? क्योंकि टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, तो 3-3 4-4 घंटे के लेक्चर से बेटर है कि जो चीज़ आप डेढ़ 2 घंटे में खत्म कर सकते हो, उसे खत्म करने की कोशिश करें हम लोग। तो अब सबसे पहले मैं ऑडिट पढ़ाने से पहले उसकी एक जो उसका पेपर का जो पैटर्न है, वो समझ लेते हैं। वही 30 मार्क के जो उसके हैं, वो बेसिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं बेटा, और आपको ऐसा लगेगा कि सब 2 केस स्टडी आ गई, ठीक है? 2 केस स्टडी आ गई सर, 5-5 नंबर के, है ना? 5 क्वेश्चंस 2-2 नंबर के ऐसे हो जाते हैं और 1-1 नंबर के 10 क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, और ये 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन और फिर 14 नंबर के 1 नंबर के क्वेश्चन। तो ये जो 30 मार्क के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटा, ये बोलने में तो बहुत आसान लगते हैं कि मैं तो यूँ ले लूँगा 25 नंबर या 20 नंबर, मेरे लिए बहुत आसान है, बट ऐसा होता नहीं है। देखिए क्या होता है, ऑडिट को 2 तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक है? सबसे पहला पोर्शन होता है बेटा कि ऑडिट का कांसेप्ट, ठीक है? और दूसरा होता है कि कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं, वो आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत काम आएगी, और जो याद करने वाली चीज़ें हैं, वो आपको जो रिमेनिंग जो आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे या प्रैक्टिकल होंगे, वो वहाँ काम आएँगे। तो 44 मार्क्स के आपके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हो गए, उसमें 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स और आपका 14 मार्क का ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है? तो बाकी का जो आपका 56 मार्क का जो पेपर बचा, वो जाता है बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव और प्रैक्टिकल। और समझो, इस चीज़ को समझना, और ये नहीं समझे ना, तो मुझे बोलना, ये बहुत काम आने वाला है। तो मुझे 44 मार्क्स में से भी तो 30 मार्क्स मिनिमम लेने चाहिए ना, तो वो कैसे आएँगे? वो सिर्फ़ याद करके तो नहीं आएँगे, ये तो क्लैरिटी है आपके दिमाग में। क्या होता है, ऑडिट में 2 प्रकार की चीज़ें होती हैं। एक होती हैं पैराग्राफिकल, बड़े-बड़े पैराग्राफ लिखे हैं, और एक होता है पॉइंट्स एंड हेडिंग्स। पॉइंट्स एंड हेडिंग्स मतलब जैसे फॉर कि ऑडिटर को कौन-सी ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए, ठीक है? ऑडिटर जब फ्रॉड को एसेस करेगा तो किन-किन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। तो जब भी पॉइंट्स वाली बात आती है, उसको रिमेंबर रखना, उसको याद रखना डिफ़िकल्ट होता है, और ये बात एग्ज़ामिनर को पता होती है कि यार, बच्चों से बोलेंगे ना राइट द पॉइंट्स, तो उनकी रिकॉल वैल्यू मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ वहाँ याद करने वाली एबिलिटी आपकी जज की जाती है, जो डेफ़िनिटली सबके बस की बात नहीं है, वो प्रैक्टिस से आएगी, वो बार-बार पढ़ने से आएगी। और ये 44 नंबर के 44 मार्क्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये जो पैराग्राफ होते हैं ना ऑडिट में,
बड़े-बड़े पैराग्राफ, उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखी होती हैं, एंड और के बीच का फ़र्क, समझ में आ रहा है? किसी वर्ड को, फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड लिखा है रीज़नेबल एश्योरेंस, उसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस कर दिया, मैं पढ़ाऊँगा आपको क्या है करके। तो ये जो पैराग्राफ्स होते हैं ना, बड़े-बड़े स्टेटमेंट्स होते हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव खींच-खींच के लाते हैं लोग। और ऐसा नहीं है, जैसे कि इतना बड़ा स्टेटमेंट है, तो उसमें 10 लाइन है। तो वो यहाँ की 3 लाइन से आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लेगा। तो अगर आपको इन 40 मार्क्स में 30 नंबर लेने हैं, तो आपको ऑडिट को डिटेल में समझना होगा। और अगर ये 56 मार्क का आपका फोकस है, तो फिर आपको हेडिंग्स याद करो, पॉइंट्स याद करो और कांसेप्ट ओके समझ लो, तो वो मजा नहीं है ना। तो अगर आप ऑडिट को डिटेल में समझते हो, तो 44 में से 44 में से 30 तो पक्का मिलेगा। बट बात वही है कि टीचर का जो काम है, मैं बहुत ही एक हार्श ट्रुथ बोल रहा हूँ बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कोई भी टीचर आपको पढ़ा ले, देखिए मेरा काम है कि मैंने आपको पढ़ा दिया, फॉर एग्जांपल मैंने 50% मेरा काम था, मैंने आपको पढ़ा दिया। 50% में आपकी एग्जाम तो नहीं निकलेगी, 50% जो आपका है ना, उसमें आपको प्रैक्टिस, रीडिंग, रिवीजन, है ना, ये सब चीजें मैंने प्लस की छोड़ दिया हूँ, और भी चीजें हो सकती हैं, आपको हेल्थ का ध्यान देना है, अपने उनके सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। इसलिए बोलते हैं कि कोई भी टीचर आके बोलते हैं ना कि मैं पास करा दूंगा ऑडिट, ऐसे नहीं होता, वो आपको करना है। हाँ, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं, बट वो शॉर्ट टर्म में होगा। सेल्फ मोटिवेशन ही आपको काम आने वाला है कि मुझे ऑडिट पढ़ना है, मन लगे या ना लगे, और पास होने की पूरी कोशिश करनी है। और ऑडिट को कभी 40 नंबर के लिए नहीं पढ़ना। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप आराम से 60 प्लस स्कोर कर सकते हैं। कभी भी ये फोकस नहीं रखना एडवांस में ले लेता हूँ 60, एफएमई को मैं ले लूंगा 60। अब तो नए कोर्स में तो अलग तरीके से आ जाएगा ऑडिट, फर्स्ट में ले लूंगा और एफएम में ले लूंगा, ऐसा नहीं होता है। अब ऑडिट को भी इज्जत दो, वो आपको रिटर्न देगा बदले में। ठीक है, ये बेसिक पेपर पैटर्न है। याद करने वाली चीजों को याद करना होगा, समझने वाली चीजों को समझना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा, सिर्फ याद नहीं करना है, सिर्फ समझना नहीं है। तो मैं आज आपको कुछ तो पढ़ा के जाऊंगा यहाँ से। तो नेचर ऑब्जेक्टिव स्कोप हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है। उससे पहले मैं आपके साथ एक डिस्कशन करना चाहूंगा। मुझे बताइए बच्चों, जब आपको पता चला कि आप ऑडिट पढ़ने वाले हैं, तो आपके सबसे जहन में सबसे पहले क्या आया होगा कि सर डेफिनेटली मैं ऑडिट पढ़ने वाला हूँ, तो मैं फाइनली ऑडिटर के बारे में पढ़ूंगा, जो मैं खुद बनना चाहता हूँ, यानी चार्टर्ड अकाउंट। क्या काम है उसका, कैसे काम करता है, किन परेशानियों को फेस करता है, क्या जिम्मेदारियां हैं उसकी, किस तरीके से अलग अलग एंटिटीज में डील करता है, ये सब आपको पढ़ाया जाए। एक चीज ध्यान रखना, ऑडिट का चैप्टर 1 अगर आपको आ गया, तो आप समझ लिए आपने हर रिमेनिंग चैप्टर के बेसिक्स कवर कर लिए। लिटरली बोल रहा हूं, अगर पहला चैप्टर आपको समझ गया, पहले चैप्टर की चीजें आपको क्लिक कर गई, पहले चैप्टर में आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, तो आप समझ लीजिएगा कि ऑडिट आपको आ जाएगा। और बिल्कुल डरने वाला सब्जेक्ट नहीं, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, नई नई चीजें पता चलती है। ठीक है, लॉ से और अकाउंट से इसका कनेक्शन थोड़ा है ना, कई जगहों पर आपको आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से तो बहुत आएगा, लॉ की भी कुछ चीजें आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगी। तो बेटा मुझे एक बात बताओ, अब आप लोग यहाँ बैठे हो, इतना तो बेसिक आप मुझे बता सकते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ। आपकी नजर में ऑडिटर की या ऑडिट की बेसिक मीनिंग क्या होती है? दो शब्द बोला मैंने, एक बोला ऑडिट और एक बोला ऑडिटर। ये दोनों वर्ड सुनते ही जहन में क्या आता है सबसे पहले? बोलो, क्या आता है सबसे पहले, सोचो। और कमेंट में बोलते जाना, अगर वीडियो देखते हो तो कमेंट में बोलते जाना। जब हम किसी चीज को बोलते हैं ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बोलना। ईगो पे नहीं बैठ जाना, एरोगेंस में नहीं बैठ जाना, इग्नोरेंस में नहीं बैठ जाना, मैं क्यों बोलूं, बोलो उस चीज को। डेफिनेटली ऑडिट जब हम पढ़ते हैं, ऑडिट वक्त बोलते हैं, हमको ये आता होगा कि सर वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो उसकी ऑडिटिंग करता है ऑडिटर। तो ऑडिटिंग का मतलब क्या? ऑडिटर तो चलो मैंने बोल दिया चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये उसकी लीगल टर्मिनोलॉजी हो गई।
ऑडिटर वर्ड क्यों आया? क्योंकि वो ऑडिट करता है इसलिए आया। प्रोफेशनली तो यू आर नोन एज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, बट व्हाई यू पीपल आर कॉल्ड एज ऑडिटर? बिकॉज ऑडिट का बेसिक मतलब होता है मेरे बच्चे कि एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, बैलेंस शीट है, ठीक है, कंपनी के जो अलग डिस्क्लोजर्स होते हैं, उनको ये ऑडिटर उनको ये ऑडिटर इंडिपेंडेंट वे में एग्जामिन करता है। इंडिपेंडेंट वे में एग्जामिन करता है ना? व्हाट इज एग्जामिनेशन? चेक करता है, पढ़ता है, समझता है, अपना दिमाग दौड़ाता है, गलतियां ढूंढने की कोशिश करता है, छोटी छोटी कमियों को माफ कर देता है, जो बड़े फ्रॉड्स हैं उसको पकड़ता है, प्रिवेंट करता है, डिटेक्ट करता है। तो आपको एग्जामिन करना है किसको? जल्दी बोलिए बेटा, किन चीजों को एग्जामिन करना है? जो भी एंटिटी में आप काम कर रहे हैं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। आपको पीएनएल को एग्जामिन करना है, बिल्कुल सर। आपको बैलेंस शीट को एग्जामिन करना है, बिल्कुल सर, बिल्कुल करना है। मेरे को आई इन्फेक्शन हुआ तो मैं बार बार हाथ लगा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान ना दें। और जो आपके डिस्क्लोजर्स हैं उस पर भी फोकस करना, बिल्कुल करना है सर, बिल्कुल करना है, जिसका बहुत काम आने वाला ऑडिट है, जो नोट्स टू अकाउंट्स में होते हैं। बैलेंस शीट और पीएनएल के अलावा एक और हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको हम नोट्स टू अकाउंट्स कहते हैं, जिसमें कंपनी के पूरे डिस्क्लोजर्स होते हैं। कंपनी साल भर में जो ही कर रही है, जो पैसा ले रही है, दे रही है ना, जो सामान खरीद रही है, वो सब चीजों का डिस्क्लोजर है, डिटेलिंग है। ठीक है, स्टैंडर्ड के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से डिस्क्लोज किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? जैसे कंपनी ने कितने की इन्वेंट्री मेंटेन की, तो वो तो बता दिया आपको उसने, है ना, आपके बैलेंस शीट और पीएनएल में। बट वो इन्वेंट्री कैसे मेंटेन की वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना, कौन सा एएस आपने फॉलो किया, तो वो आपको नोट्स टू अकाउंट्स में बताना पड़ता है। तो ऑडिटर सब कुछ चेक करेगा और ये सब रिलेटेड है। जो बैलेंस शीट में मिलेगा, जो क्लेम आप कर रहे हो बैलेंस शीट में कि इतना मेरे पास कैश है, तो डेफिनेटली आपने वो डिस्क्लोजर्स में बताया होगा कि वो कैश कहाँ से आया, तो वो डिटेलिंग में चेक करूंगा और पकड़ लूंगा अगर झूठ होगा तो कैसा एग्जामिनेशन करना है आपको? एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज एन ऑडिटर, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों? बोलिए, जल्दी बोलिए। आपको बायस्ड नहीं होना है ना? आपके अंदर फियर नहीं होना चाहिए ना, आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है उसको एग्जामिन करने के बाद में आप अपनी एक रिपोर्ट बनाते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, और उस पे आप एक अपना एक ओपिनियन देते हैं कि भाई मैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सहमत हूं या मैं सहमत नहीं हूं, या कंपनी अच्छा काम कर रही है या कंपनी बुरा काम कर रही है या कंपनी बुरा काम कर सकती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे ओपिनियन को लेके। या मैंने कंपनी से बहुत कुछ मांगा एविडेंस के रूप में कि मुझे और बताइए, डिटेलिंग दीजिए, कंपनी नहीं दे पाई है, कंपनी ने दे दिया, जो भी चीजें होंगी, है ना, हम इसमें बायजूस का एग्जांपल लेने वाले हैं बहुत जगह पर। ठीक है, वो ओपिनियन कौन पढ़ता है? वो ऑडिट रिपोर्ट का ओपिनियन कौन पढ़ेगा? एक आम आदमी पढ़ेगा, एक ऐसा आदमी पढ़ेगा जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, यूजर्स पढ़ेंगे, इन्वेस्टर्स पढ़ेंगे, गवर्नमेंट पढ़ सकती है, सरकारी कंपनी है तो, क्लियर है, बैंक पढ़ेगा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पढ़ेगा, जो लोग भी कंपनी से जुड़ना चाहते हैं वो हर आदमी पढ़ेगा। तो ये ओपिनियन की वैल्यू बढ़ गई ना बेटा, क्योंकि अगर ये ओपिनियन गलत है तो यूजर के साथ धोखा हो रहा है, अगर ये ओपिनियन सही है तो यूजर को क्या दे रहे हो आप? एक ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन। वो डिसाइड कर सकता है मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। तो आपकी रिपोर्ट इंडिपेंडेंट, मतलब आप स्वतंत्र हैं, आप पर किसी प्रकार का कोई भी फाइनेंशियल, समझ में आ रहा है, फिजिकल, मेंटल, किसी प्रकार का कोई प्रेशर इंक्लूड नहीं है आपका, कुछ इंक्लूड नहीं। एग्री? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? तो क्या करना है आपको एज एन ऑडिटर? बोलिए, चलिए बोलिए। आपका अपॉइंट कर दिया एक बड़ी सी कंपनी में, टीम बना दी आपकी,
सर मैं वहां जाऊंगा और मैं वहां जाते से ही सर मेरी एक ज़िम्मेदारी को फुलफ़िल करूँगा कि जो मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिए जाएँगे, क्योंकि ऑडिटर का काम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का नहीं है। बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करने का है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का जो काम है, वो आप अकाउंटेंट्स को भी दे सकते हैं, ठीक है? रोज़मर्रा के बैठ के काम थोड़ी ना करने वाला है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो जो बने हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसका मैं इंडिपेंडेंट एग्ज़ामिनेशन करूँगा। साढ़े 4 साल, 5 साल मेहनत किया है, तो मैं डेफ़िनिटली कुछ तो प्रिविलेज मिले और वो एग्ज़ामिनेशन मैं कैसा करूँगा, फेयर रखूँगा मैं। कोशिश करूँगा कि मेरे एग्ज़ामिनेशन करने के बाद में मैं किसी से बायस्ड ना हूँ, किसी प्रकार का फ़ियर ना हो, किसी प्रकार का इन्फ्लुएंस ना हो और जो ऑडिट रिपोर्ट मैं तैयार करूँगा, जिसको मैं पब्लिश करने वाला हूँ, जिसको मैं एजीएम में रखूँगा, जिसको मैं सरकार को दे सकता हूँ, अगर सरकारी कंपनी बैंक को दे सकता हूँ, जो भी चीज़ें पब्लिश करूँगा, उसपे मैं अपना एक ओपिनियन दूँगा। वो ओपिनियन अच्छा-बुरा दोनों हो सकता है और उसको पढ़ेंगे कौन? यूज़र्स, जो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है? जो क्रेडिटर्स हैं। तो इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोलो मेरे साथ ज़िम्मेदारी आप लोगों की। सर एज़ एन ऑडिटर मेरे साथ रिपीट करना है, एज़ एन ऑडिटर ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है। किसका बेटा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, है ना? पी&एल, बैलेंस शीट एंड डिस्क्लोजर्स विदाउट एनी बायसनेस, फियर और इन्फ्लुएंस, है ना? वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन पे आप एक ओपिनियन दोगे, वो ओपिनियन कहाँ होगा? ऑडिट रिपोर्ट में, ओके? और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? यूजर्स के लिए। किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? यूजर्स के लिए। सो बेसिकली अगर आप मोटा-मोटा समझे तो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सबसे पहले है, ठीक है? दूसरा किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या-क्या आ गया? तो बोले प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, बोले बैलेंस शीट आ गया, ठीक है? नोट्स टू डिस्क्लोजर अकाउंट्स आ गया। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करोगे किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। क्या देने के लिए? सर मैं ओपिनियन देना चाहूँगा एज़ एन ऑडिटर। अच्छा, वो पढ़ेंगे पर ओपिनियन क्या होता है? कहाँ पर दूँगा? सर ऑडिट रिपोर्ट में। वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगी? सर यूज़र्स के लिए। अभी डेलॉयट ने, बिग 4 ने बायजूस को लीव किया। बताऊँगा वो मैं एग्ज़ाम्पल। तो उसने जिस वजह से भी लीव किया, तो वो यूज़र के लिए जानना ज़रूरी है ना। अब देखिए, अब धीरे-धीरे सब खड़े हो गए, जितने क्रेडिटर्स थे, इन्वेस्टर्स थे। हमको भी नहीं पता कि कुछ गड़बड़ हो रही है। डेलॉयट के ऑडिटर के जाने के बाद, एक ओपिनियन देने के बाद में यूज़र्स के भी कान खड़े हो गए। अब सब खड़े हो रहे हैं, हर दिन एक नया विवाद हो रहा है, हर एक दिन एक नया डिस्प्यूट हो रहा है। तो ये यूज़र के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, तो आपका ओपिनियन है, इट हैज़ टू बी फेयर, ट्रू, सही हो, बायसनेस ना हो, फियर ना हो उसमें किसी का, है ना? क्लियर है? ओके? तो आपका क्या काम है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए एज़ एन ऑडिटर। सो व्हाई यू कॉल्ड ऑडिटर, है ना? क्योंकि मैं ऑडिट करता हूँ, चेक करता हूँ। क्या करता हूँ मैं? चेक करता हूँ, या लिख लेना आप इसको, चेक करता हूँ मैं। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। किसके? एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी एंटिटी, कितनी भी छोटी हो, कितनी भी बड़ी हो, किसी भी लीगल फॉर्म की हो, कंपनी हो, बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, है ना? निधि कंपनी हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मुझे करना है। कैसा एग्जामिनेशन करूंगा मैं? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। क्या दूंगा उस एग्जामिनेशन के बाद में? अपना ओपिनियन। कहाँ पर दूंगा मैं ओपिनियन? एक रिपोर्ट में, जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। और वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होगा? यूजर्स के लिए। वो ओपिनियन में क्या लिखा होगा? या तो कंपनी फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही है, कंपनी से गलतियां हुई या नहीं हुई, ये सब बताना जरूरी है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लैरिटी है? ये आपको समझना होगा। इतना क्लियर अगर आपको हो जाता है, तो बस ऑडिट आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसी यही बेस है। एग्जामिनेशन का मतलब समझा आपको मैंने क्या बोला? रखे हुए स्टेटमेंट को चेक करना, कंपैरिजन करना। कि अगर मेरे सामने यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपके पास में बैलेंस शीट में आप बोलते हो कि आपके पास इतना कैश इन हैंड है या कैश एट बैंक है, बैलेंस शीट में तो आपने बोल दिया, तो डेफिनेटली आपका डिस्क्लोजर तो होगा, मतलब आपने इस चीज को कहीं तो डिस्क्लोज किया होगा, कोई तो डिटेलिंग होगी। तो मैं नोट्स टू अकाउंट्स में चेक कर लेता हूँ जाके। चलो नोट्स टू अकाउंट्स में भी नहीं है, आप बोल रहे हो कैश एट बैंक है, तो जिस बैंक में है उसका डिस्क्लोजर होगा, है ना? चलो आप लिखना भूल गए, तो मैं बैंक से पूछ लेता हूँ। तो ऑडिटर का काम ही है कंफर्मेशन, एग्जामिनेशन,
है ना? यही काम है ऑडिटर का, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है ना। कितनी इजी इजी एग्जांपल्स होते हैं समझने के लिए। आप बोलते हो 1 करोड़ की सेल किया आपने, है ना, 2023 में, और 2022 में आपकी फॉर एग्जांपल के तौर पर 30 लाख की सेल थी, तो इतना बड़ा अगर एक इंक्रीमेंट हुआ है, तो ऑडिटर पूछेगा ना कि ये तो 70 लाख की सेल बड़ी, इसके बिल कहाँ है, इसकी इन्वेंट्री दिखाओ, जहां से माल खरीदे थे वो बिल दिखाओ, जिन कस्टमर्स को बेचे उनके इनवॉइसेस दिखाओ। तुम नहीं दिखाओगे तो हम कस्टमर के पास जाएंगे। सो ये इस तरह वो पैसा जो आया कस्टमर से, वो कहाँ आया, कैश में आया कि बैंक में आया, ऑनलाइन आया, ये सब डिटेलिंग, यही तो एग्जामिनेशन करना है आप लोगों को। तो अगर आपको लगा, सुनना मेरे बच्चे, अगर आपको लगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू है, फेयर है, कोई गड़बड़ नहीं है, तो आपने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अपना अपना ओपिनियन दे दो कि भाई मैं खुश हूं कंपनी से। बट अगर आपको ऐसा लगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, मतलब पीएनएल में, बैलेंस शीट में, डिस्क्लोजर्स में गड़बड़ है, तो फिर आप डिटेल में जाओगे। इफ इट इज नॉट ट्रू एंड फेयर, तो फिर आप डिटेल में जाओगे, डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर आप पूछताछ भी करोगे लोगों से, इंक्वायरी भी करोगे, ठीक है, कंफर्मेशन लोगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। अगर लगता है ट्रू एंड फेयर है, तो फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ओपिनियन डाल दो कि भाई मैं खुश हूं, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, क्लीन रिपोर्ट दे दो। बट अगर आपको लगता है थोड़ी सी भी गड़बड़ है, तो आपको अपना धर्म निभाना होगा और रिपोर्ट में लिखना होगा इस बात को, और डिटेल में काम करना स्टार्ट करना होगा। चलो, इतना क्लियर हुआ क्या? अगर इतना क्लियर हो गया है ना, तो आप समझ लो चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे साथ एक बार रिपीट कर लो। ऑडिटर का बेसिक काम क्या है? सब ऑडिट करना, चेक करना, किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, पीएनएल को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और डिस्क्लोजर्स को। कैसे चेक करना? इंडिपेंडेंट एग्जामिन करना सर, विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी बायसनेस। क्या प्रोवाइड करना? ओपिनियन। कहां पर? ऑडिट रिपोर्ट में। और वो ओपिनियन किसको काम आएगा? यूजर के लिए। किसके लिए काम आएगा? यूजर के लिए। बस इतनी क्लैरिटी रखो दिमाग में, और तुम्हारा ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अगर इतनी क्लैरिटी आ जाएगी ना, तो मैं आपको यूं ही समझा के, यूं ही प्रैक्टिस करा के आराम से पास करा सकता हूं, बट आपको मेहनत करनी होगी, घर पे जाके पढ़ना होगा। क्लियर है? अगर ये वीडियो समझता है तो मुझे कमेंट में बताओ, लाइक करो, और मैं डेली के बेसिस पर रोज एक वीडियो डालने ही वाला हूं मैं, कंफर्म है, लॉ का भी और ऑडिट का भी। क्लियर है? समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? यू शुड बी इंडिपेंडेंट एज एन ऑडिटर। इफ यू डिपेंडेंट ऑन द कंपनी और योर क्लाइंट, तो फिर आप कभी ट्रू एंड फेयर हो ही नहीं सकते। तो आपको आपका क्या कर्म है और क्या धर्म है, आपको समझना होगा इस चैप्टर को पढ़ते हुए, इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए। क्लियर है? चलो, इतना अगर आ जाता है तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, है ना? ठीक है, चलो मुझे बताइएगा कमेंट में, हाँ, लाइक करके बताइएगा। मैं जल्दी से नया वीडियो लेके आऊंगा और अब चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो बाय, टाटा, टेक केयर।